हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के एक लेसन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 2026 का सिलेबस है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। उसी बुक को मैं कंटिन्यू, इसके मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेसन के डिफरेंट अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर रखे हैं। ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इन सारे लेसन्स को एक्सप्लेन किया है, साथ में उन लेसन्स के को किस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर करना है, कैसे आप इसका माइंड मैप तैयार करिए, सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझाया है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा हिस्ट्री का लेसन 11 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इसके पहले जो हमारा लेसन था वो था हमारा लेसन 10 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हुई जिसमें कि लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा था। तो उस केस में क्या हुआ, उसी केस में हमारा जो डिक्टेटरशिप है वो राइज किया। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द decade after the First World War, 1919 to 1929, democracy made remarkable progress all over the world. However, this trend did not last long and gave way to toleration, dictatorship under different name and form in Russia, Italy, Germany, and Spain. बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसमें कि डिक्टेटरशिप स्लोली स्लोली ग्रो करना स्टार्ट हो गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या था इसका मतलब, एज दे डिक्टेटेड द टोटल बिहेवियर ऑफ देयर सिटीजन एवरीवेयर दीज कंट्रीज थ्रेटन देयर नेबरिंग कंट्रीज, दे रिफ्यूज टू वर्क विद द लीग ऑफ नेशन एक्सपेक्ट ऑन देयर ओन टर्म्स। मतलब ये कंट्रीज जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप डेवलप हो रही थी, दे डिनाई और दे नेवर एक्सेप्ट व्हाट द लीग ऑफ नेशन इज टेलिंग। और क्या लीग ऑफ नेशन चाह रही थी, लीग ऑफ नेशन आई होप आपको याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको इस एम से ही बनाया गया था कि वर्ल्ड लेवल पे वो पीस को मेंटेन कर सके। मतलब अगर किसी भी दो नेशन के बीच में किसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो ये जो लीग ऑफ नेशन है वो इंटरमीडिएट करके उन दोनों की जो भी कंट्रोवर्सीज हैं उसको शॉर्ट आउट करेगा और वॉर की कंडीशन को वहीं पे खत्म करेगा। तो लीग ऑफ नेशन जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गया डेवलप होना, वहाँ पे वो नेशंस ने क्या किया, दे नेवर accept the League of Nations proposals. They sacrifice the individual for the sake of state. वो खुद को अपनी कंट्री, अपने स्टेट के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी हो गए। Their motto was everything for the state and everything within the state and nothing outside the state. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जैसे कि डेमोक्रेसी का क्या बोलते हैं, जो स्लोगन होता है वो क्या होता है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इन द सेम वे डिक्टेटरशिप का क्या स्लोगन था या क्या मोटो था, एवरीथिंग फॉर द स्टेट। मतलब स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए हम कुछ भी कर देंगे, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, लेकिन जो भी करेंगे वो कंट्री के अंदर ही करेंगे या स्टेट के अंदर ही करेंगे, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। स्टेट के बाहर हमको कुछ भी नहीं करना। मतलब दे डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अदर स्टेट और अदर कंट्री। During this period, even in democratic countries, many people, including some intellectual, expressed their dissatisfaction with the democracy and favored dictatorship. And उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी को फेवर नहीं किया, उसके प्लेस पे डिक्टेटरशिप को फेवर किया, क्योंकि उस समय सिचुएशंस कुछ इस तरीके की अराइज हो गई थी कि डेमोक्रेसी का कुछ स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं था और डेमोक्रेसी का कोई मतलब क्लियर फंडामेंटल्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर आइडियोलॉजी कहीं भी नहीं दिख रही थी। बट डिक्टेटरशिप की एक क्लियर आइडियोलॉजी धीरे धीरे बन के निकल के आने लगी थी। उसी ने राइज किया किसको, फैसिज्म। फैसिज्म है क्या, द वर्ड फैसिज्म हैज बीन डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड fasco, which means union of league. It also refers to the ancient Roman symbol of power. The fasces, a bundle of sticks bound to an axe that symbolize civic unity and the authority of Roman official to punish. देखिए जितने भी गलत कर रहे थे उन सबको पनिश करने के लिए क्या तरीका अपनाया था उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, दे जस्ट फास्टन, उन्होंने ज्वाइन किया था बहुत सारे बंडल ऑफ स्टिक्स को टू एन एक्स, एक एक्स में, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि अगर जो भी स्टेट को फेवर नहीं कर रहा है या स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको इसी से पनिश किया जाएगा। दस फैसिज्म मीन्स द autocracy or dictatorship where the power of state is vested in one man only. तो इसका मतलब क्या हो गया, फैसिज्म का मतलब क्या है कि पावर जो स्टेट का है वो सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन के पास होगा। मतलब यू कैन से दैट पर्सन इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी कंट्री, जो भी स्टेट में होगा वो सारा कुछ उसी पर्सन के बियॉन्ड, उन्हीं की बातों पे होगा। एंड इट इज obligatory for all the other to obey his order। मतलब सबके लिए ये एक काइंड ऑफ रूल था कि सबको उनके ऑर्डर को ओबे करना है। फैशिज्म वॉज एन इंटेंसली nationalistic and anti-communistic and anti-democratic movement which served a model to
डिक्टेटोरियलिज्म इन इटली एंड जर्मनी। बेसिकली अगर हम डिक्टेटरशिप का राइज बोले तो इटली और जर्मनी में ही एक्चुअल में क्लियर कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर डिक्टेटरशिप की वहीं पे देखने को मिली थी। अब क्या कॉजेस थे, कह सकते हैं क्या रीजन थे जिसके कारण कि फैशिज्म ग्रो हुआ, डेवलप हुआ। अब देखिए क्या कारण था। फैशिज्म इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पीरियड, नॉट ओनली टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द international communist movement but also to tackle the various problems that confronted Italy. The following factors contribute। देखिए एक चीज़ आपको याद होगी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हमारा लीग ऑफ नेशन बना था तो हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लीग ऑफ नेशन बनने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जर्मनी पे लगा दिए गए थे। मतलब मोर और लेस हर एक चीज़ के लिए जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल किया गया था और उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। बहुत ज़्यादा उसको मनी के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें उसको देनी पड़ी थी अदर नेशंस को। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि एक मेजर रीज़न था डिक्टेटरशिप के राइज होने का, स्पेशली जर्मनी में। देखते हैं चलिए बुक में क्या दिया हुआ है। डिसकंटेनमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द वर्सेलीज। देखिए फर्स्ट ही जो कह सकते हैं पॉइंट है वो यही है। इटली जॉइंड द अलायंस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू गेन territories of Turkey and Germany, but by the Treaty of Versailles, she couldn't get only southern Tyrol and Trentino and the coastal region of Dalmatia. She couldn't get no part of German and Tuscan colonial empire। तो ये एक मेजर रीजन था। इटली को जो पार्ट चाहिए था वो पार्ट एक्चुअल में नहीं मिला था ट्रीटी में, उसके बारे में कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको कहीं भी ट्रीटी में कंसिडर नहीं किया गया। देन इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें धीरे धीरे करके वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस जो है वो इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन्वॉल्व हो गए थे, फाइट हुई एक्चुअल में, तो नेचुरली इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंट्री को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ा। इटली सफर्ड हैवीली लॉस इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द वॉर many soldiers become unemployed. Trade and commerce were ruined, leading to large-scale unemployment. There was a shortage of food grains. तो इटली में जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ था, लाइफ लॉस भी हुआ था, साथ साथ पीपल के पास काम नहीं था, किसी भी तरीके का कोई वर्क की अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं थी। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी क्या थी ना कि हर कंट्री में, खास करके अगर हम इटली वगैरह की बात करें तो इनके यहाँ पे पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी उस समय में नहीं थी। डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919। इलेक्शन फेल्ड टू गिव अ क्लियर मेजोरिटी टू अ सिंगल पार्टी। मतलब आप सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही वहाँ पे डेमोक्रेसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी विनिंग नहीं थी, मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट से विनिंग नहीं थी। एज द रिजल्ट देयर वॉज कंप्लीट इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री बिटवीन 1919 and 1922. 6 coalition government were formed in Italy. The various political parties had different पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड देयर वर नो कंटिन्यूटी इन देयर पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी बन रही थी, थोड़े टाइम के लिए चल रही थी, फिर पॉलिसी वहीं पे उसको वाइंड अप कर दिया जा रहा था। मतलब कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती, जिसके कारण पीपल को अल्टीमेटली उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। दे वर अनेबल टू डील इफेक्टिवली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक, राइट्स विच took place during 1921-22. This situation was fully exploited by the fascists under the leadership of Mussolini, who promised the people a strong national government. उसी टाइम पे मुसोलिनी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपने नेशन को एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए की तरह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फैसिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमारा कंट्री तभी डेवलप होगा, तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा जब हम फैसिस्ट को सपोर्ट करेंगे, फैसिस्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देन डिफरेंट क्लासेस में उस समय कंफ्लिक्ट था। क्लासेस का मतलब होता है क्लासेस कंफ्लिक्ट इंक्रीजेज इन मैनी कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द रियल इशू इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप वाज whether control of government and economic system would continue in the possession of aristocracy or would be in the hand of less privileged majority. The common man had been promised during the war that he would be rewarded with greater attention to his economic need. These promises were ignored. मतलब क्या था, जो वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें कॉमन मैन को प्रॉमिस किया गया था कि दे विल ऑल्सो गेट सम मेजर अटेंशन। इट मीन्स दे वांट टू से कि कुछ एक मेजर प्लेस वो उनको भी गवर्नमेंट में देते। बट लेटर ऑन जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद किसी भी तरीके का ऐसा कहीं भी कोई भी रेफरेंस नहीं था। उसके कारण बहुत सारे जो क्लासेस थे, जो कॉमन मैन थे, उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट उस समय चल रहा था डिफरेंट कंट्रीज में। देन threat of socialism or communism. The socialists, who included the anarchists, the communists, and the social democrats,
conditions conducive to the growth of fascism in Italy. Inspired by the Russian Revolution, the communists inflamed the atmosphere with revolutionary ideas. Peasants took away the land from landlord. Workmen organized strike, damaged machines, and took hold of the factories. The communists began to devise new plan of overthrowing the government and capturing power. People wanted a powerful leadership who could establish peace and prosperity by ending lawlessness and insecurity prevalent in the Italy. The industrialists viewed the growing strength of the labor union with alarm and provided financial support to fascism. देखिए बेसिकली ना कंट्री में क्या सिचुएशन थी, डर था किस चीज़ का, सोशलिज्म का। सोशलिज्म का डर कहाँ से आया या कंट्री में किस तरीके से सोशलिज्म, देखिए हर एक जितने भी पेशेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्कर्स थे, सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके अराइज हो रही थी। अभी क्या था कि जो लैंड लेबरर्स थे उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से लैंड वापस लेना स्टार्ट कर दिया। किसी भी तरीके से वो उनसे लैंड वापस ले रहे थे और लेकर के वो अपना काम खुद देख रहे थे, क्योंकि क्या था प्रॉब्लम ये थी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वर्कर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स। वहीं पे वो क्या कर रहे थे, अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो दे स्टार्टेड डैमेजिंग द मशीन्स, मशीन को डैमेज कर रहे थे, बहुत सारे मतलब फैक्ट्रीज वगैरह को डैमेज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देन कम्युनिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने न्यू प्लान स्टार्ट कर दिया था बनाना, किसके लिए, ओवर थ्रोइंग द गवर्नमेंट एंड कैप्चरिंग द पावर। तो कम्युनिस्ट ने सोचा कि गवर्नमेंट को हटाएं और अपने पूरे पावर को कंट्री के कैप्चर कर ले। पीपल क्या चाहते थे, पीपल चाहते थे एक पावरफुल लीडरशिप who could establish peace and prosperity by ending lawlessness and insecurity prevalent in the Italy. People चाहते थे कि एक कोई ऐसा पावरफुल पर्सन आए जो कि पूरे कंट्री में हमारे पीस और अच्छा माहौल बनाए, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, और ये जो लॉलेसनेस कंट्री में चल रही है ना उसको क्लियरली खत्म करे, हर एक चीज़ों को सही से, मतलब कुछ जो हमारे लाइफ में हर समय इनसिक्योरिटी बनी रहती है उसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करे। तो उस केस में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी देखा कि जब लेबर यूनियन को पावर मिल रही है, लेबर यूनियन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो जो चाह रही है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मनवा ले रही है, तो उसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी स्टार्ट किया सपोर्ट करना किसको, फैसिज्म को। देन फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये बहुत बड़ा रीजन था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लीग ऑफ नेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो किसके लिए हुई थी, पीस इन द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट वॉर, बट इट्स प्रूवन वीक एंड फेल्योर टू अचीव इट्स एम। इट फेल्योर टू चेक द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, उसने ये चेक ही नहीं कर पाया कि किसी किसी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप भी राइज हो रहा है, बल्कि मेन लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था उसका एम था, कंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि उनके पास कितनी आर्मीज होनी चाहिए, कितना वो इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, कितना वेपन्स, ये सारी चीज़ों से उस टाइम पे कंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। और लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया गया था कि वो लुक आफ्टर करे कि कोई भी कंट्री इस तरह का काम कर रही है नहीं, बट कंट्रीज करती गई और वो उसको नहीं देख पाया। हैड इट एक्टेड वेल इन टाइम एंड ambiguous plan of Mussolini and Hitler would not have materialized. वो समझ ही नहीं पाए कि मुसोलिनी और हिटलर किस तरीके के प्लान्स को बना रहे हैं। Then leadership provided by Mussolini. Mussolini played an important role in the history of Italy. He had charismatic personality. His speech praised the past glory of Italy and won the faith of his countrymen. Mussolini was called Il Duce, which means the leader. Mussolini एज अ पर्सन अगर हम बताएं तो वो बॉन्ड लीडर था, मतलब उसने इटली के जो पुराने टाइम में इतनी ग्लोरी, जो इटली के पास जो भी अच्छी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को अपने स्पीच में लोगों के सामने इस तरीके से रखा कि लोगों को ये फील होने लगा कि यस वी आर लिविंग इन अ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, और जिसमें की सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि लोगों के पास खाने को नहीं है और रहने को नहीं है ढंग से, पीस नहीं है बिल्कुल। तो मुसोलिनी ने लोगों को धीरे धीरे करके इस तरह से अपनी स्पीच के थ्रू विश्वास दिलाया कि अगर मुसोलिनी ने सब कुछ को अपने पास लिया, पूरे पावर को, तो वो सेम ग्लोरी इटली में वापस आ जाए। तो इसलिए लीडरशिप जो मुसोलिनी की थी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था किस चीज़ का, राइज होने का, फैसिज्म। तो अभी हमने फैसिज्म के राइज होने के क्या क्या रीज़न देखे। डिसकंटेनमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, देन इकोनॉमिक क्राइसिस था, देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म था, देन फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन, एंड लास्ट वन इज लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। इसको आप चाहें तो ABCD टर्म में अगर शॉर्ट कीज में बना के कन्वर्ट कर लेंगे तो पॉइंट्स आपको ईजी रहेंगे। नॉर्मली ये कॉज एग्जाम्स में आता है तो पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखिए एम क्या था फैसिज्म का, बेसिकली मुसोलिनी इसको सपोर्ट करते थे तो नेचुरली कुछ उनका अपना पर्टिकुलर एम होगा जिसको वो लेके चल रहे थे। मेन एम क्या था, फैसिज्म वॉज द antithesis of democracy. Fascism believed that democracy was not suitable for the country because it would widen the gulf between poor and the rich. क्या बता रहा था कि वो जो गैप है पुअर और रिच का
वो बहुत बढ़ा देता है डेमोक्रेसी। इसलिए मुसोलिनी कभी भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे। मुसोलिनी एकदम डेमोक्रेसी के अपोजिट डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे। देन सेकेंड रीजन क्या था, सेकेंड एम कह सकते हैं क्या था, fascists supposed one party and one leader. They believed that the country could make progress only under one leader. According to the fascist, dictatorship was the best form of government. That is why Mussolini said all parties must fall. I want to see panorama of ruins around me, the ruin of the other political force, so that fascism may stand gigantic and dominant. अब देखिए बेसिकली मुसोलिनी का क्या थिंकिंग था एक्चुअल में, अगर अभी उस पॉइंट से सोचे तो बहुत हद तक सही भी था। जितने नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं ना डिसीजन में, उतना डिसीजन डिले होता है, उतना डिसीजन लेने में टाइम लगता है, और कह सकते हैं उतना जो डिसीजन होता है वो डाइवर्ट होकर के आता है। बट अगर कोई एक आदमी को डिसीजन लेता है तो डिसीजन क्विक होता है। मतलब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअली में डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी जो है वो डिक्टेटरशिप है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी में चीज़ों को बहुत डिफरेंट थिंकिंग लेके निकलती है, तो इसलिए एक्चुअल में डिसीजन इट मे पॉसिबल कि अच्छा होगा डेमोक्रेसी में एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। बट मुसोलिनी का ऐसा थिंकिंग नहीं था। Fascists favored equal control over all sections of the society. They want to control capitalist, industrialist, laborers, landlord, peasants and artisans. मतलब वो सब पे इक्वल कंट्रोल करना चाह रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो हायर लेवल के होंगे उन पे कम कंट्रोल और जो पीसेंट्स वगैरह होंगे उन पे ज़्यादा कंट्रोल होगा। देन फैसिस्ट लेड स्ट्रेस ऑन नेशनलिज्म एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। फैसिस्ट का जो इंपॉर्टेंस था वो किस पे स्ट्रेस डालना चाह रहे थे, पूरे नेशनल पे डालना चाह रहे थे, सिर्फ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं। वहीं दे बिलीव दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिकॉज एन इंडिविजुअल गेट ऑल द राइट फ्रॉम द state. Then fascists regarded quality more important than quantity and therefore opposes that form of democracy which equate a nation to the majority. ये किस पे बिलीव करते थे, क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे, इसीलिए उन्होंने अपोज किया था डेमोक्रेसी को। बोला था डेमोक्रेसी जो है वो नेशन को उतना अच्छा ग्रो नहीं करा पाएगा क्योंकि वहाँ पे डिसीजन जो होंगे वो मेजॉरिटी से आते हैं। तो अगर एक आदमी डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन अच्छा होगा। द फैसिस्ट लीडर हु एम्बाउडेड द विल, sentiments and emotions of the people were symbols of the national pride. Fascists favored aggressive foreign policy and regarded war as an instrument for furthering national interest. मतलब मुसोलिनी का कहना था कि अगर अपने नेशन के इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, कोई फाइट भी है, तो वो फाइट भी अच्छी है और उस फाइट को करनी चाहिए। मतलब मुसोलिनी पूरी तरीके से अपने नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको एग्रेसिव बनाए थे। मतलब ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ इटली के बेनिफिट के लिए फॉरेन पॉलिसी उन्होंने क्रिएट की थी, जिससे इटली को बेनिफिट मिले, इटली को फ़ायदा हो। अब देखिए फैसिज्म इन इटली, उसके बाद क्या हुआ, इटली में फैसिज्म आ गया। अब देखिए फैसिज्म इन इटली से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसमें बेसिकली ना जैसे बैकग्राउंड दिया है, राइज ऑफ मुसोलिनी है आपका टॉपिक, देन एंड है फैसिज्म का, तो ये 3 ही टॉपिक है और उसका इम्पैक्ट है। और बेसिक हम ऐसे ही नाजिम्स का भी पढ़ेंगे अगर हम जर्मनी में, तो सेम चीज़ हमारा बैकग्राउंड होगा, राइज होगा, देन उसका एंड होगा। तो इन चीज़ों को हम कवर अप कैसे करते हैं, देखिए बैकग्राउंड बेसिकली इसमें क्या है, इटली वॉज रन अंडर द विक्टर इम्यूल second between 1860 and 1870. At the beginning of the First World War, the country was being ruled by the King Victor Emmanuel III, a weak ruler. It lagged behind in the in the Industrial Revolution and in the race of colonial possession. मतलब जो वीक रूलर थे तो उसके कारण जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी इटली ने कुछ बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया। साथ ही साथ जो उस समय कॉलोनियल बन रहे थे उसमें भी कुछ इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा जगह पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज नहीं बना पाई। हाउएवर द इटालियन वर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री एंड सो वर विलिंग टू लिसन टू एनीवन हु टॉक्ड ऑफ रिव्यूइंग देयर पास्ट ग्लोरी। मतलब फिर भी जो इटली के लोग थे वो अपने हिस्ट्री को बहुत प्राउड करते थे और वो जो भी हिस्ट्री की ग्लोरी को बताता था वो उसको बहुत फेवर करते थे, उसको बहुत पसंद करते थे। उसी के कारण मेन राइज ऑफ मुसोलिनी हुआ। बेनिटो मुसोलिनी स्टार्टेड ऑफ एज अ सोशलिस्ट बट बिकेम एंटी सोशलिस्ट when he realized that he could get finance from industrialists. He formed different group called fascisco, meaning groups or band, who were used to organize violence against socialist and communist.
जो क्या करते थे, वायलेंस करते थे। किसके किसके अगेंस्ट में, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के। दे वर अ ब्लैक यूनिफॉर्म एंड वर नोन एज ब्लैक शर्ट्स। दे अडॉप्टेड द faces as their symbols. These volunteers believed in violence and took over factories, municipalities, and police stations. Later on, Mussolini organized them into a fascist party. आगे जाके मुसोलिनी ने, मतलब अभी मुसोलिनी कैसे स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किससे किया था, सोशलिस्ट से स्टार्ट किया, एंड लेटर ऑन ही बिकम एंटी सोशलिस्ट। और उसके बाद उन्होंने करना क्या स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप बना दिए, जिस ग्रुप का नाम था फैसिस्टो। और फैसिस्टो ग्रुप का काम क्या था, उनका काम था वायलेंस करना। किसके अगेंस्ट में, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में, उन्हीं के अगेंस्ट वो वायलेंस करने लगे। वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, एक्चुअली वेयर ब्लैक यूनिफॉर्म, ये कह सकते हैं ब्लैक शर्ट, इनके ही नाम से इनको पहचाना जाता था। उन्होंने बेसिकली बहुत सारे फैक्ट्रीज, म्यूनसिपैलिटीज एंड पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया, और लेटर ऑन इन्होंने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था फैसिस्ट पार्टी। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द फैसिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड एट Naples on October 24, 1922. It was attended by 40,000 armed volunteers. In this conference, Mussolini announced that if his demand were not fulfilled, he would attack Rome with his volunteers. The demand put forward to Mussolini includes the following. अब मुसोलिनी ने कौन से डिमांड रखी थी, जो कि अगर पूरी नहीं हुई तो मुसोलिनी अपने वॉलंटियर्स के साथ क्या करेंगे, रोम पे अटैक करेंगे। वो डिमांड थी 5 members of the fascist party to be included in the cabinet. फेसिस्ट पार्टी के 5 मेंबर्स को कैबिनेट में इंक्लूड करो। न्यू इलेक्शन टू बी अनाउंस्ड, नया इलेक्शन अनाउंस करो। गवर्नमेंट शुड एक्ट फर्मली ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट को फर्मली अपने फॉरेन पॉलिसी पे काम करना है। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी उसमें रिफॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो जाए गवर्नमेंट को करना है। ये जो कुछ डिमांड्स थी, जिन डिमांड को मुसोलिनी ने रखा। उसके बाद क्या हुआ, द इटालियन गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड एंड मुसोलिनी डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स रोम। इटालियन गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, तो मुसोलिनी ने क्या किया, दे एज डिसाइडेड, वो रोम पे अपने वॉलंटियर्स के साथ मार्च कर लिए फॉर अटैकिंग। द गवर्नमेंट ऑफ इटली डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रेजिस्टेंस। Emperor Victor Emmanuel III invited Mussolini to form a new government, which he did on October 31, 1922. मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी अपोज नहीं किया, गवर्नमेंट ने सीधे से ही मुसोलिनी को कहा कि ठीक है, यू कम एंड मेक योर गवर्नमेंट। मुसोलिनी अपॉइंटेड फैसिस्ट एज perfect in province and chief officer in the department of police and administration. He organized the national army, which included the armed youth of the fascist party. The takeover of the government by fascist was followed by a reign of terror. Within a short time, Mussolini became an absolute master of Italy. Though Victor Emmanuel remained in the king, Mussolini governed by plain orders और डिक्री। देखिए बेसिकली किंग तो वही थे, बट क्या हुआ कि पूरी गवर्नमेंट हैंड ओवर कर ली मुसोलिनी ने अपने हाथ में, और मुसोलिनी ने अपने पर्सन्स को, अपनी पार्टी से लोगों को क्या बना दिया, चीफ ऑफिसर बनाया डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और धीरे धीरे करके जितने भी मेजर डिसीजंस ऑफ द कंट्री थे, ही स्टार्टेड टेकिंग। The victory of fascism in Italy was neither the result of victory of election nor the popular uprising. The government of Italy was handed over to the fascists because the ruling class of Italy considered democracy and socialism a threat to their power. बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इटली क्यों हैंड ओवर की गई थी मुसोलिनी को, तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न वहाँ के लिए ये था, द रूलिंग क्लास ऑफ इटली, इटली की जो रूलिंग क्लास है, उन्होंने ये कंसिडर कर लिया था कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म एक तरीके का थ्रेट है, एक तरीके का खतरा है उनकी पावर पे। मतलब अगर ये सोशलिज्म और डेमोक्रेसी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो जो किंग के पास, किंग की जो पावर है, वो पावर उनसे छीन ली जाएगी। उस डर से सिर्फ उन्होंने क्या किया कि सारी गवर्नमेंट की पावर जो थी वो किसको दे दी, फैशनिस्ट मतलब मुसोलिनी की पार्टी को हैंड ओवर कर दी। मुसोलिनी यूज्ड टू से इटली मस्ट एक्सपैंड और परिश। ही रिगेन्ड द आइसलैंड ऑफ रोडेस, डोडेकेंसे, which were ceded to Greece, as well as the city of Fiume. He turned Albania into a Protestant of Italy. He entered into communal and diplomatic territory with France and Russia. He captured Abyssinia in 1936 when there was an objection in League of Nations. Italy left the League of Nations. After that, Italy's relation with England and France deteriorated and she was drawn towards
जर्मनी। क्लियर। तो क्या हुआ कि बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड में, आप कह सकते हैं कि 1922 से 1936 तक में इटली ने मुसोलिनी के टाइम पीरियड में बहुत अपने आप को एक्सपेंड किया, बहुत फ्लरिश किया। इनफैक्ट उसके एक्सपेंशन में लीग ऑफ नेशन ने जहाँ जहाँ पे रोक लगाई उसको डिनाई करते हुए इटली ने लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ दिया। अब किस तरीके से एंड हुआ फेशिज्म का? इटली वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द करियर एंड द लाइफ ऑफ मुसोलिनी एंडेड इन disgrace. He was deposed by his own party council. In April 1945, he was executed, ending fascism in Italy. क्लियर। तो इस तरीके से 1945 में उनकी खुद की पार्टी ने उनको डिपोज किया और यहाँ पे ये जो फेशिज्म था ये वहाँ पे जा करके ख़त्म हुआ। मतलब कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत, जो कह सकते हैं बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन के बाद इटली ने डिक्टेटरशिप को इटली में ख़त्म हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? Mussolini devoted himself to make Italy as a powerful nation and carried out administrative and economic reforms. He took measures to stall further devaluation of the Italian currency. He set up hydroelectric power plant to overcome the shortage of coal. He bought more land under cultivation and tries to improve एंड एक्सपैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब इटली को बहुत तरीके से फेशिज्म बेनिफिट किया। बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ, मुसोलिनी ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन का काम नहीं किया था, मुसोलिनी ने नेशन को एक्चुअल में डेवलप करने का बहुत सारा काम किया था। मुसोलिनी के ही टाइम में जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे इटली में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स थे। जैसे उन्होंने देखिए बेसिकली क्या किया था, उन्होंने डिवैल्यूएट किया किसका? इटली का करेंसी का। एंड ही सेटअप, उन्होंने क्या सेटअप किया था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिससे कि कोल की शॉर्टेज को खत्म किया जा सके। वहाँ पे उस समय कोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो मतलब फ्यूल के फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया जिससे कि कोल की शॉर्टेज कम हो जाए। ही बॉट मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए और भी लैंड लिए। एंड ट्राइज टू इम्प्रूव एंड एक्सपेंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ही वर्क अलॉट for improving the transportation system of Italy. The number of measures were undertaken to reduce अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिक प्रॉब्लम क्या थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट इटली में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ऑल द फैक्ट्रीज मिल्स वर नेशनलाइज टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। वेरियस syndicates were established to improve relation between the capitalists and workers. Mussolini started an impressive public work program which include the building of road, bridge, canal, railway, school, hospital, etc. उन्होंने एक पब्लिक वर्क प्रोग्राम करके एक कह सकते हैं कि मीडियम स्टार्ट किया जिसके थ्रू बहुत सारे बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, इस तरीके की चीज़ों को बनाया जा सके। ऑल एफर्ट्स वर मेड टू eradicate literacy by making elaborate provision for education. Many new schools, colleges and libraries were set up. तो उस समय पे मुसोलिनी ने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए जो एक्चुअल में इटली को कह सकते हैं लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दिया। वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट of the country. Military training were made compulsory and effort were made to enhance the naval power of Italy to match it with the naval power of France and Germany. मतलब किस तरीके से बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इटली की मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो, इस पे भी मुसोलिनी ने बहुत काम किया, बहुत तरीके से ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। द पैक्ट was made with the Pope by Mussolini in 1929. By this pact, the Pope agreed to accept subordinate position to Mussolini and recognized the Italian government over Rome. पोप ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था कि इटालियन गवर्नमेंट जो है वो भी रूल करेगी, वही रूल करेगी किस पे? रोम पे भी। इन रिटर्न द पोप वाज परमिटेड टू कीप इन हिज पोजीशन द Vatican and the St. Peter's Cathedral. Under the pact, the fascist government recognized Rome Catholicism religion as the state religion. क्या बोला था कि रोम का जो कैथोलिज्म रिलीजन है वही किस चीज़ का होगा? पूरे स्टेट का रिलीजन होगा। Then Mussolini embarked upon an aggressive foreign policy to review the past glory of the Rome Empire and to make Italy a great nation. उन्होंने इटली को ग्रेट नेशन बनाने के लिए, जो उसकी पास्ट ग्लोरी थी इटली के पास, उस ग्लोरी को वापस लाने के लिए बहुत तरीके की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज भी बनाए। देन बिसाइड दीज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देयर वर मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फैसिज्म। तो मतलब अभी तक हमने 1 से लेकर 6 तक जितने भी पढ़े वो सब मुसोलिनी के पीरियड के पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो इटली को एक्चुअल में ग्लोरीफाई किए, इंप्रूव किए इटली की सिचुएशन को, जो एक्चुअल में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड थी। हम नेगेटिव क्या कहते हैं? ऑल एफर्ट वर मेड टू कर्ब पॉलिटिकल फ्रीडम। अगेन आफ्टर गेनिंग द पावर मुसोलिनी बिकम अ डिक्टेटर एंड टुक ऑल द
मिलिट्री एंड सिविल पावर इनटू हिज ओन हैंड। मतलब ये सारे काम किसके लिए किए थे मुसोलिनी ने? सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए थे कि किसी तरीके से उसको डिक्टेटरशिप मिल जाए। डिक्टेटरशिप मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने जितनी भी मिलिट्री एंड सिविल पावर थी वो सबको अपने हाथ में ले लिया। देन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द फेसिस्ट वर बैंड। जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको मुसोलिनी ने कंप्लीटली बैन कर दिया। द सिस्टम ऑफ ज्यूरी वॉज अबॉलिश्ड एंड स्पेशल कोर्ट वर सेट अप वेयर द फेसिस्ट सिविलियन एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स वर एम्पावर्ड टू डिसाइड द पॉलिटिकल केसेस। मतलब जितने भी स्पेशल कोर्ट्स वगैरह थे सबको खत्म कर दिया और जितना भी काम था वो सब फेसिस्ट सिविलियंस एंड मिलिट्री ऑफिसर्स ही करते थे और वही सारे पॉलिटिकल केसेस को भी डिसाइड करते थे। प्रेस वगैरह सब चीज़ को खत्म कर दिया। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग वर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट था वो भी खत्म हो गया था। मुसोलिनी क्रश्ड हिज अपोनेंट्स, बहुत बुरी तरीके से जितने भी उसके अपोनेंट थे सबको क्रश किया। तो यहाँ पे हमारा मुसोलिनी मतलब आप कह सकते हैं कि फेसिज्म का जो फर्स्ट फेज था, जो सबसे पहले इटली में आया था, वो हमने अभी तक खत्म कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है सेकेंड फेज, मतलब कह सकते हैं डिक्टेटरशिप का ही फेज दूसरी कंट्री यानी कि जर्मनी में। चलिए अब आगे के पोर्शन को आगे नए लेसन में नए वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पोर्शन का रिमेनिंग पार्ट जो कि जर्मनी और हिटलर से रिलेटेड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। हमने इसके पहले ऑलरेडी डिक्टेटरशिप इन इटली कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब देखिए नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या कहता है। आफ्टर देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जर्मन revolted against their king Kaiser Wilhelm II, who was forced to abdicate. Free and fair elections were held to a new parliament soon after. The new parliament met in Germany 1919 at Weimar and adopted a new constitution which made Germany a democratic republic. मतलब बेसिकली क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअल में जर्मनी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी थे, साथ ही साथ उसको बहुत कुछ लीग ऑफ नेशन को भी के थ्रू भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को पे करना पड़ता। तो लेटर ऑन व्हाट हैपन, उन्होंने फोर्सफुली वहाँ की कंट्री मैन ने बेसिकली जो वहाँ के किंग थे उनको फोर्सफुली हटने को, साथ ही साथ एक फेयर इलेक्शन की डिमांड किया और फेयर इलेक्शन किया भी गया। और उसमें बेसिकली क्या हुआ कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया। एंड नन ऑफ द पार्टीज कमांडेड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द resisting lower house of the legislature. Between 1919 and 1933, there were as many as 21 ministries headed by 12 chancellors. The successive coalition cabinet were unable to cope the problem faced by the country. मतलब जितने भी नए नए चांसलर्स आते गए, कोई भी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंट्री प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, उसको खत्म नहीं कर पाए. There was growing popular डिसकंटेंट एक्सप्रेस्ड थ्रू राइट्स एंड अटेम्प्ट टू सीज पावर. ये कंटिन्यूसली वहाँ पे बढ़ता जा रहा था. उसके बाद क्या हुआ, फिर राइज हुआ वहाँ पे किसका, हिटलर का. एडॉल्फ हिटलर, एन ऑस्ट्रेलियन बाय बर्थ, हैड फॉट इन द German army during First World War and had attained the rank of corporal. In 1990, he joined a small political group called the German Workers' Party, which was based in Munich. Soon, he became its leader and changed its name to the National Socialist Party और द नाजी पार्टी. मतलब उन्होंने जो छोटी सी पार्टी ज्वाइन की थी, जर्मन वर्कर्स की पार्टी, उस पार्टी के जब वो खुद लीडर बन गए तो हिटलर ने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, नाजी पार्टी भी शॉर्ट में उसको बोलते हैं. नाजी पार्टी हैड इट्स ओन आर्मी. द आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. वन ग्रुप वोर ब्राउन शर्ट एंड इट्स मेन फंक्शन वॉज टू सेव इट्स पार्टी मेंबर्स एंड टू ब्रेक अप द मीटिंग्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज. मतलब इनका जो ब्राउन शर्ट पहनते थे उसका मेन एम क्या था, पार्टी मेंबर्स को सेव करना है, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज जो है वो जो भी मीटिंग करते हैं वो मीटिंग को किसी न किसी तरीके से ब्रेक करना है. एंड अदर ग्रुप वो द ब्लैक शर्ट एंड इट्स ड्यूटी वॉज टू सेव देयर पार्टी लीडर्स. पहले जो ब्राउन शर्ट थे उनका एम था पार्टी के मेंबर्स को सेव करना, जितने भी उसके मेंबर्स हैं. और जो ब्लैक शर्ट थे सिर्फ और सिर्फ उनका एम था पार्टी के जो भी लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, उन लोगों को सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना. देखिए, हिटलर हैज प्लान टू कैप्चर पावर थ्रू अ मार्च ऑन बर्लिन. He was arrested and jailed but released long before his term was over. In jail, he wrote Mein Kampf, literal meaning my struggle, which expressed some of the most monstrous idea of Nazi movement. In election of 1932, he failed to get majority in the Reichstag. A coalition government headed by von
Pepin could not continue for a long. President Hindenburg then offered chancellorship to Hitler, who formed him first Nazi government on January 30, 1933। अब देखिए इटली और जर्मनी दोनों में एक कॉमन चीज़ थी कि दोनों में ही उन लोगों ने जो पार्टी थी या जो गवर्नमेंट थी या जो किंग थे उनको मतलब ना तो हिटलर ने ना तो मुसोलिनी ने किसी ने उनको डिफीट करके कभी भी वो पोजीशन होल्ड नहीं की थी। हुआ क्या था, दोनों को ही सामने से ही ऑफर मिला था। मतलब इटली में भी वहाँ के किंग ने ही उनको इन्वाइट किया था गवर्नमेंट बनने के लिए, और यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग देन ऑफर चांसलरशिप टू हिटलर। तो यहाँ पे इनको चांसलरशिप क्या मिला, क्या हुआ था, ऑफर ही किया गया था टू फॉर्म फर्स्ट नाजी गवर्नमेंट ऑन जनवरी। द जनरल इलेक्शन वर ऑर्डर्ड इन स्पाइट ऑफ द टेरर ऑफ नाजीज। द नाजी पार्टी कुड नॉट विन अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। हिटलर ने ऑलरेडी बहुत कुछ टेरर अपना बना लिया था कंट्री में, स्टिल उनको वहाँ पे फिर भी मेजोरिटी विनिंग नहीं हुई। देन हिटलर अज्यूम डिक्टेटरल पावर, फिर उसने अपने आप कैसा पावर ले लिया, एक डिक्टेटरल पावर। आफ्टर प्रेसिडेंट Hindenburg's death, Hitler became president and chancellor and adopted the designation of Führer, a leader. Hitler abolished the constitution and made himself the dictator of the Germany. उसने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी चीज़ें बनी थी उन सब चीज़ों को एबॉलिश किया, और एबॉलिश करके वो जर्मनी का एक डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर मतलब द वन मैन आर्मी, जो ये बोलता था वही पूरे कंट्रीमैन को फॉलो करना पड़ता था। अब इनका ये फॉल कैसे हुआ, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज टोटली डिफीटेड बाय द एलाइड पावर। विथ हिटलर्स डेथ इन 1945 नाजीज केम टू एन एंड इन जर्मनी। मतलब जो नाजीज का पूरा कह सकते हैं कि एंड हुआ वो विद द डेथ ऑफ हिटलर इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। अब देखिए क्या रीजंस थे राइज ऑफ नाजिम्स के। तो सबसे जो फर्स्ट रीजन था, देखिए बेसिकली क्या था ना कि जो भी रीजंस होते हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से चीज़ें कंटिन्यू होती है, वही रीज़न एक बहुत बड़ा जैसे कारण बनता है। सबसे पहला रीज़न था ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मीटिंग हुई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें एक्चुअल में जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ Versailles made the Germany feel humiliated and helpless. Germans looked down upon the Weimar Republic, which has signed such a disgraceful treaty. Germany was forced to cede large church of her territory to France, Belgium, Poland, Denmark. देखिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को जर्मनी को अपने देना पड़ा था। हमने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा। साथ ही साथ उनको कुछ पैसे भी देने पड़े थे, अराउंड $33 बिलियन देने पड़े थे, और अदर देन दैट जर्मनी को बहुत सारे अपनी कॉलोनीज भी छोड़नी पड़ी थी डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक्चुअल में ये क्या था, एक तरीके का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था जो नेशनल लेवल कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी का हुआ था। ही ओपनली एनकरेज द जर्मनी टू कंसाइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट टू rebuild the empire of the Germany and to recapture the lost colonies। बेसिकली कॉलोनी को रिकैप्चर करना, और साथ ही साथ जिस तरीके से जर्मनी का ह्यूमिलिएशन करके उनको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया गया था, उन सारी चीज़ों से बाहर लाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर आए जो कि जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री की तरह वापस इस्टेब्लिश कर सके। देन ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म। अगेन जिस तरीके से इटली में प्रॉब्लम आ रही थी वैसे ही यहाँ भी आ रहा था। बहुत रिस्क था कि यहाँ इस कंट्री में भी, जर्मनी में भी कम्युनिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। आफ्टर द Bolshevik revolution in Russia, the communist influence in Germany increased considerably. The communists organized themselves effectively and succeeded in capturing number of seats in Reichstag. Hitler warned the people that communists of Germany would become the servant of their Russian masters and would follow the dictates of communists. He therefore tries to persuade the people in the Germany that Nazism alone could check the growing influence of the communism। मतलब बहुत तरीके से कम्युनिज्म ग्रो हो रहा था, और हिटलर बार बार ये वार्न कर रहा था कि कम्युनिज्म अगर हमारी कंट्री में प्रॉपरली ग्रो हुआ तो ये बिल्कुल उस तरीके से ही काम करेगा जैसा इनको रशियन के मास्टर्स बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में जहाँ पे कम्युनिस्ट है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि मेजर कॉज था किस चीज़ का, नाजिज्म की ग्रोथ का। देन इकोनॉमिक क्राइसिस। एक्चुअल में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी जो है बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से को फेस कर रहा था। द रिजल्ट ऑफ हार्श टर्म of the treaty and the Germany had to suffer in agricultural production, colonies, foreign investment, trade, construction, etc. The foreign countries raised tariff against the German goods. The number of unemployed people increases. The condition of the farmer become miserable। तो मतलब पूरी की पूरी कंडीशंस खराब होती जा रही थी। उसी टाइम पे हिटलर ने क्या किया, हिटलर promised the farmer that he would condone their debts. He won over the capitalist by
assuring that industries would not be nationalist. The Nazi exploited the situation and assured the people that if they would abide by Nazi ideology, their economy mercy would come to an end and the Germany would regain the loss and glory. अब बेसिकली क्या था कि उस जो सिचुएशंस थी उस सिचुएशन का हिटलर ने फ़ायदा उठाया। हिटलर को ये आइडिया लग गया था कि सिचुएशन बहुत बुरी है और उसने फार्मर्स को बोला कि आपका जितना भी डेप्ट है वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कंसोल किया कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कभी नेशनल इंडस्ट्री नहीं होगी, वो आप ही की रहेगी अगर आपने मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो किया तो। इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट कह सकते हैं क्लासेस को डिफरेंट तरीके से हिटलर ने अपने आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अपने साथ लेने की कोशिश की बाय गिविंग एडवांटेज दैट इज बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल। देन बेसिकली और क्या था, जो मिलिटेंट थे वो क्या थे, उनका क्या प्रॉब्लम था, जर्मन कुड नॉट रिकॉन्सिल विथ द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलिंग इन देयर कंट्री। दे प्रेफर प्रेस्टीज एंड glory to liberty and freedom. They felt that only a strong man could restore the past prestige of the Germany and check the rising popularity of the communism. When Hitler promised them all glory, they welcomed him with the open arms. जो कह सकते हैं जो कॉमन पीपल थे, अगर कॉमन पीपल को ये हिटलर ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर मैं आपके लिए हेड किया तो मैं वो जितना भी हमारा ग्लोरी है, जितना भी हमने पास्ट में चीज़ें अचीव की है वो सब हम वापस रीगेन कर लेंगे। तो इसलिए मेरा जो है वापस मेरा कह सकते हैं कि कंट्री में हेड करना आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन एंटी सिमेटिक प्रोपेगेंडा। अभी क्या हुआ था, एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा कैरीज ऑन बाय द नाजी पार्टी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हिटलर्स पॉपुलैरिटी। द नाजी डिस्क्राइब ज्यूज एज अ ट्रेटर। They said that Jews had conspired with the Allies during the war and could again commit treason against the Germany. They impressed upon the Germans that their hardship was due to exploitation by the Jews who dominated German economy. Due to this anti-Semitic propaganda, many Germans relied बिहाइंड द नाजीज पार्टी। अभी क्या था कि जो ज्यूस थे हु डोमिनेटेड, जिसने जर्मन की इकोनॉमी को कंप्लीटली डोमिनेट करके रखा था, ड्यू टू दिस एंटी सिमेटिक प्रोपेगेंडा, इसी के कारण बहुत सारे जो जर्मन्स थे वो क्या हुए, धीरे से नाजी पार्टी के साइड में शिफ्ट हो गए, नाजी पार्टी को सपोर्ट करने लगे। देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। बेसिकली नाजी पार्टी के जिस समय नाजी पार्टी का मतलब कह सकते हैं ग्लोरीफाई हो रही थी, बढ़ रही थी, उस टाइम पे कोई भी अपोजिशन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितनी स्ट्रांग की नाजी पार्टी थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था किस चीज़ का, नाजिम्स के राइज होने का। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉलंटियर कोर्प्स। अंडर अ ट्रीटी ऑफ Versailles, Germany military force was considerably reduced and a large number of German soldiers was thrown out of employment. Hitler roped in all these soldiers and organized them into a volunteer groups that served as a party army. देखिए बेसिकली क्या था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन की जो कह सकते हैं मिलिट्री पावर थी उसको भी कट शॉर्ट करने का एक रेस्ट्रिक्शन क्लॉज में था। तो उसके कारण बहुत सारे सोल्जर्स थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। उन सारे अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स को कलेक्ट करके हिटलर ने एक अपनी आर्मी बनाई। अब थिंक इन दिस वे कि वो सोल्जर्स ऑलरेडी वेल ट्रेंड, हर चीज़ उनको आती थी, चीज़ों का पूरा आइडिया था। तो वो जो आर्मी बनी वो किस तरीके से काम आई, वो इस तरीके से काम आई कि वो हिटलर के लिए एक पार्टी आर्मी की तरह सर्व करने लगी। एंड द मेंबर ऑफ दिस वॉलंटियर ग्रुप propagated the program of the Nazi party and worked for safeguarding its interest। और उसने completely नाजी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। देन charismatic पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। हिटलर की जो पर्सनैलिटी थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जस्ट लाइक मुसोलिनी। हिटलर हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ही हैड ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलर लीडर। ही वॉज shrewd politician and brave soldier. He knew the art of molding public opinion in his favor according to the circumstances. He was gifted orator who captive to the German by emotional speech. He told the Germans what they want to hear. Basically हिटलर की जो इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी और इतना उसका थिंकिंग में मॉड्यूलेशन था कि जो पीपल सुनना चाहते थे ये उस समय पे वही बोलता था। तो ये जो एक चीज़ थी ना ये बहुत ईजिली लोगों को कन्वर्ट कर ली नाजिम्स के पार्टी के फेवर में। तो ये बेसिकली हमने देखा कुछ कॉजेज नाजिम्स के राइज होने का। अब बेसिकली नाजिम्स के राइज होने का एम क्या था, मतलब क्या एम लेके, देखिए बेसिकली हमने माई स्ट्रगल, जब इनको एडॉल्फ हिटलर को जब जेल में डाला गया था तो इन्होंने माई स्ट्रगल वहाँ पे लिखी थी। उसमें इन्होंने नाजिम मूवमेंट के सारी चीज़ों को, या कह सकते हैं नाजिम पार्टी के पूरे एम को उसी में इन्होंने डिटेल में लिखा था। टू एक्सेल nationalism, to advocate the rule by a great leader from a single party, to despair
internationalism, peace and democracy, to use force and brutality, to extol war, to uphold the racial supremacy of the German and to hate Jews. तो बेसिकली ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे, कह सकते हैं 5-6 चीज़ें थी जो कि एक्चुअल में नाजिम्स या कह सकते हैं हिटलर की जो पार्टी थी वो एम को लेकर के चलती थी. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब नाजिम्स जो राइज हुए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. एस्टेब्लिश्ड अ टोटलिटेरियन स्टेट. हिटलर हैड no faith in the parliamentary system of government. He therefore eradicated all those elements which offer opposition to his authority. उसने सिंगल पार्टी कॉन्सेप्ट को हमेशा सामने रखा. किसी दूसरी पार्टी को किसी भी तरीके से आगे आने पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इन्होंने जितनी भी दूसरी पार्टीज थी वो सबको पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. हिटलर इंट्रोड्यूस वेरियस reforms to meet the economic crisis after the war. He launched the first 5-year plan to have greater production. First 5-year plan at that time हिटलर ने रखा था जिससे कि कंट्री का उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. देखिए इन्होंने फर्दर फॉलोइंग मेजर्स उसने फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रोवाइड वर्क टू द लेबरर्स. बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की जिससे कि जितने भी वर्कर्स थे उनको वर्क मिल सके, लेबरर्स का काम मिल सके. देन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड वर एनकरेज. जितने भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे उन सबको किसी न किसी तरीके से एनकरेजमेंट दिया. देन फूड corporation were established to control food production, its pricing and distribution. At that time of time फूड कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया था हिटलर ने जर्मनी में जिससे कि फूड के प्रोडक्शन का, प्राइसिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखा जा सके. देन प्राइस कंट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स को उनके काम के बदले सैलरी नहीं बल्कि उनको कुछ डिफरेंट इंसेंटिव्स भी मिलने लगे. देन कैपिटलिस्ट वर एनकरेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जितने भी स्ट्राइक्स वगैरह थे उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया था कि कोई भी स्ट्राइक्स कुछ इस तरह का नहीं होगा. देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर कंट्रोल टू मेंटेन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. हमेशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रॉपर कंट्रोल पे ध्यान दिया जिससे कि एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बना रहे. प्रोडक्शन ऑफ हैवी आर्मामेंट, एरोप्लेन्स एंड नेवल शिप्स ऑन अ लार्ज स्केल वर इंक्रीज. इन सारी चीज़ों को इंक्रीज किया ताकि फर्दर अगर कभी भी कोई फाइट हो तो ऑलरेडी जर्मनी के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो. प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक वर्क, बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्टेडियम्स, आर्ट गैलरीज, हाउसिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा were also undertaken at that time. The trade union were dissolved. All the workers were put under one union whose chief was a harsh Nazi leader. He assured the workers of safeguarding their interest and rights. तो इस तरीके से हिटलर ने बहुत सारी चीज़ें की जो कि कंट्री के फेवर में भी थी. Thus Hitler freed Germany from the economic crisis and put to an end the problem of unemployment. The industrial production almost doubled and the foreign trade also expanded. इस सब चीज़ों के करने के कारण इंडस्ट्रीज़ का भी प्रोडक्शन बढ़ा, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हुआ. देन मिलिटेरिज्म एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग. अभी बेसिकली हिटलर जो था उसका था कि हमको दूसरे कंट्रीज से फाइट भी करना है तो उसके लिए भी अपने कंट्री को प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए इसने क्या किया, स्पेशल एफर्ट वर मेड टू इंक्रीज मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द कंट्री. मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज मेड कंपल्सरी विच अगेन क्रिएटेड मोर एम्प्लॉयमेंट. जिससे फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट और भी मिलने लगे. देन repudiated peace treaties. मतलब the main objective of Hitler's foreign policy was to reject the Treaty of Versailles, which had humiliated the Germany. Hitler openly condemned the Treaty of Versailles. He refused to pay the war. मतलब उसने जो वॉर पे पैसे देने को बोला गया था, जो भी चीज़ें देने को बोली थी, वो सारी चीज़ों को देने से हिटलर ने एकदम कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं ऐसा होगा तो मैं ट्रीटी का पार्ट नहीं करूँगा. एंड जर्मनी इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ट्रीटी का कम्प्लीटली जर्मनी ने वायलेशन किया. देन एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज. हिटलर ट्राई टू एक्वायर मोर टेरिटरीज फॉर द सरप्लस जर्मन पॉपुलेशन. अब उसने जर्मन की ज़्यादा पॉपुलेशन हो इसके कारण क्या किया, उसने और भी एरियाज को एक्वायर करना स्टार्ट किया. हिटलर सेड जर्मनी विद इन हर existing frontier could attain only limited self-sufficient in raw material and none at all in foodstuff. The only remedy lay in the acquisition of great living space. Hitler tried to expand in southeast of Europe because that region was economically useful for Germany as it possessed huge potential for wheat, oil and coal. To attain this objective, Hitler made use of force and rejected all compromises. He entered into a non-aggression treaty with the Poland for a period of 10 years in 1934 for the safety of his eastern frontier. तो बेसिकली इस हिटलर ने किसी न किसी तरीके से दूसरी टेरिटरीज को भी एक्वायर करना स्टार्ट किया जिससे कि अपने एरियाज, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकें. देन रेसिकल सुपरमेसी. हिटलर बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ racialism which presented Germany as the master race with the right and
destiny to dominate the world. This race, he said, would rule all other inferior races. मतलब हिटलर ने इस तरीके से रखा कि जो जर्मन्स है उनका रेस सबसे ऊपर और सबसे अच्छा है और बाकी सारे जो रेसेस हैं वो उनके नीचे आएंगे. देन निगेटिव एस्पेक्ट क्या थे राइज ऑफ दिस नाजिम्स के. हिटलर पुट एन एंड टू द सिविल लिबर्टीज. Those who were suspected of opposing him were treated harshly. Strict censor was imposed on books, the press, cinema, इन सब चीज़ों को completely बंद कर दिया था. And all anti-Nazi books and magazines were consigned to fire. सबको आग लगा दी थी. तो इस तरीके से हिटलर ने अपने कह सकते हैं पूरे टेन्योर में, अगर हम सिर्फ जर्मनी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी की जो एक्चुअल में जर्मनी के ग्रोथ के लिए थी. कुछ चीज़ें थी जिसके कारण कि जर्मनी में कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की चीज़ खत्म हो गई थी. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ, सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉजेज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म. फैसिज्म किसका था? इटली का था, मुसोलिनी. एंड नाजिज्म किसका था? हिटलर, जर्मनी. इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या थी? देखिए बेसिकली सिमिलैरिटीज एकदम क्लियरली करके दी हुई है. फटाफट से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं. डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटीज. दोनों का क्या था कि दोनों नहीं चाहते थे कि हम उस ट्रीटी में जो भी चीज़ें साइन हुई हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करें. देन इकोनॉमिक क्राइसिस. नेचुरली दोनों ही कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था. दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हम उससे ओवरकम हो सके. देन हेटेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रिफर फॉर टोटलेशन सिस्टम एंड वन पार्टी रूल. ये दोनों का ही मेन एम था. देन फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. दोनों में ही किस चीज़ का फेयर था? दोनों का ही था कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो है वो स्प्रेड हो जाएगा अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया. देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कन्फ्लिक्ट दोनों ही कंट्रीज में अवेलेबल थे. देन फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन को जिस एम को लेकर के बनाया गया था उस एम के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. इसका इन दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स मतलब मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने ही पूरा फायदा उठाया. देन लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी एंड हिटलर. दोनों को एक अच्छा लीडर मिला इन द फॉर्म ऑफ मुसोलिनी एंड लीडर. तो ये सिमिलैरिटीज थी फैसिज्म एंड नासिज्म में जो कि कॉज की तरह थी जिसके कारण कि फैसिज्म और नासिज्म ग्रो हुआ. वहीं हम देखते हैं दोनों की आइडियोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज थी. देखिए आइडियोलॉजी में दोनों ही क्या चाहते थे, दोनों ही बोलते थे कि मतलब वन मैन पार्टी होनी चाहिए, डिफरेंट पार्टीज नहीं होनी चाहिए. देन दोनों का ही था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो किसी भी कंट्री को आगे डेवलप नहीं होने देगा. दोनों ही ये सोचते थे कि टू होल्ड द स्टेट इज अ सुप्रीम एंड इट कुड सस्प्रेस द फंडामेंटल राइट. मतलब राइट, फ्रीडम, ये सब चीज़ें साइड में हो जाती हैं जब किसी भी कंट्री की बात आती है. तो देन टू अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर. ये दोनों का ही अपना थॉट था. टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म. दोनों का ही था कि एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म रखना है हमको, ना कि हमको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है. देन टू रिगार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर. देखिए अगर अपने नेशनल का इंटरेस्ट है तो वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करना इज नॉट बैड. ये दोनों की ही थिंकिंग थी. देन टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिस्ट एंड. देखिए बेसिकली क्या था ना कि एंटी डेमोक्रेटिक थे ये लोग, तो ये कभी भी अपने कंट्री के लिए डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने देना चाह रहे थे. तो बेसिकली कह सकते हैं कि दोनों की आइडियोलॉजी मोरलेस सेम थी और दोनों का इसलिए राइज होने का हम कॉज बोलेंगे तो वो कॉज भी मोरलेस एक ही था. तो अगर आप ये भी दोनों अच्छे से याद करते हैं तो बेसिक अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन ईजिली आंसर. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है. अभी मेरा आप सभी से सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख के और उसके बाद इसके एटलीस्ट MCQs को आज के आज ही करिए जिससे आपको क्लियर हो जाए लेसन में कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है. स्टिल अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ राइट इन कमेंट. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ. टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. प्लीज डिसलाइक.